नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमित शाह ने वर्चुअल रैली के जरिए बिहार के लोगों को आज संबोधित किया। 72,000 एलईडीज के जरिए इस रैली को संबोधित किया गया। 72,000 एलईडीज का अगर हिसाब देखें तो एक एलईडी का खर्चा 20,000 रुपए माना जाए तो 72,000 के हिसाब से 144 करोड़ रुपए हो गया। अमित शाह जी ने अपनी 1 घंटे की रैली के लिए 144 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और ये वही बिहार सरकार है, ये वही नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार है जो कुछ दिन पहले प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाने के लिए पैसे नहीं है, ये बात कह रही थी। 600 रुपए प्रवासी मजदूरों की टिकट देने के लिए पैसे नहीं थे, यह बात बिहार सरकार की तरफ से कही गई थी। लेकिन आज 1 घंटे की रैली के लिए, अमित शाह जी की 1 घंटे की रैली के लिए 144 करोड़ रुपए केवल एलईडी पे खर्च कर दिया गया। और बाकी का जो खर्चा हुआ है चाय समोसे का और वो सब मिलाएंगे तो मालूम नहीं कितनी बड़ी रकम ये बनेगी। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अमित शाह जी की जो आज की रैली है, क्या वो ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से त्रस्त है, ना जाने कितने बहनों के भाई जो है वो बिछुड़ गए, कितने मां बाप ने अपने बेटे खो दिए, कितने सुहागनों के पति उजड़ गए, ऐसे समय में, कोरोना महामारी के समय में पूरा देश त्रस्त है, तो क्या ऐसे समय में अमित शाह जी की रैली जायज बनती है? यह कुछ उसी तरह का है जिस तरह से शमशान और कब्रिस्तान में जाकर के शहनाई बजाना, वहां पर नाच गाना करना। क्या आपको लगता है कि जिस समय में आज पूरा देश इतनी त्रस्त हालत में है, जहां पर जनता को राहत देने की बात होनी चाहिए थी, वहां पर जनता को रैली की सौगात दी जा रही है? और अमित शाह जी ने कहा कि चुनावी रैली नहीं है। तो आपको बता दें कि अमित शाह जी का जो पूरा भाषण रहा वो किस पर था? 370, राम मंदिर, 35A, शौचालय, उज्ज्वला योजना, बालाकोट एयर स्ट्राइक, तमाम वो मुद्दे जो बीजेपी लगातार गिनाती रही है, वो मुद्दे उन्होंने गिनाए और बिहार की जनता को वोट के लिए आकर्षित करने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में चुनाव जो है वो नवंबर में है और कोरोना में आज भी देश फंसा हुआ है। आज हम जून में हैं, ये जून का महीना चल रहा है और नवंबर महीने में चुनाव होने हैं। अगर चीजें ठीक ठाक रही तो आप बताइए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है? नरेंद्र मोदी सरकार की, गृह मंत्री अमित शाह जी की और नीतीश कुमार की सरकार की प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता चुनाव लड़ना उस पर है या कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए, कैसे उभरा जाए, उस पर है? क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो लगातार जारी है अभी भी, और वो जंग को और मजबूत करने की जरूरत है। अभी भी केस कम नहीं हुए हैं, रोजाना बढ़ रहे हैं, हालात जो है वो विस्फोटक होते जा रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी ये चुनावी रैली कर रही है। चुनावी रैली क्या ऐसे में की जा सकती है? इसीलिए मैंने कहा कि ये रैली ठीक उसी तरह से है जिस तरह से शमशान और कब्रिस्तान में जाकर के शहनाई बजाना और वहां पर नाच गाना करना। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता कि शमशान में हम जाकर के नाच गाना करें, वहां पर शहनाई बजाएं। तो ऐसे ही इस समय में जब कोरोना महामारी से देश त्रस्त है, तो ऐसे में अमित शाह जी को यह रैली नहीं करनी चाहिए थी। बाकायदा उनको माफी मांगनी चाहिए थी कि किस तरह से हमारी सरकार होने के बावजूद कितने प्रवासी मजदूरों को तड़फ तड़फ करके सड़क के रास्ते पैदल भूखे पेट जो है वो बिहार को लौटना पड़ा। इसके ऊपर उन्होंने बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो बात की वो अपने तमाम एजेंडे के तहत 370, राम मंदिर और 3 तलाक, एयर स्ट्राइक, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जंगल राज से हम कानून राज तक आ गए हैं, लालटेन के जमाने से हम एलईडी के जमाने तक आ गए हैं। लेकिन उनको यह भी बताना चाहिए था कि जंगल राज, जिसको वो कहते हैं कि लालू का राज जंगल राज था, तो वो लालू का राज कब था? उसके बाद में तो आपने नीतीश कुमार के साथ में सरकार बनाई, कुछ समय के लिए नीतीश कुमार लालू के साथ में चले गए, लेकिन दोबारा फिर आपने नीतीश कुमार को वापिस अपने पाले में ले लिया। तो भला आप जो है वो 15 साल पहले की जो बातें हैं उन्हीं को कहकर के दोबारा से बिहार के लोगों से वोट मांग रहे हैं। और वही नरेंद्र मोदी सरकार के मुद्दे, जो 370, राम मंदिर वाले मुद्दे जो हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक वाले जो मुद्दे हैं, उनके नाम पर सरकार से, बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं। क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है जिस समय में आज की हालत है? विस्फोटक स्थिति की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के केस तकरीबन 10,000 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि अमित शाह जी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस वक्त में अमित शाह जी के बारे में कहा जाता था कि अमित शाह जी हैं कहां पर, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था
की धज्जियां उड़ रही थी, लोग जगह जगह इकट्ठा हो जा रहे थे। हमने देखा कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। मुंबई में हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन के बाहर लोग इकट्ठा हो गए थे। लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल था। तब उस वक्त यह पूछा जा रहा था कि देश के गृह मंत्री, जब कानून व्यवस्था लचर हो रही है, उस वक्त कहां पर है। उस वक्त अमित शाह जी नजर नहीं आ रहे थे और अफवाहें इतनी तेज हो गई थी कि अमित शाह जी के बारे में कहा जाने लगा था कि उनको कोरोना हो गया है। उसके बाद में अमित शाह जी ने खुद सामने आकर के उन खबरों का खंडन किया। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे, जब चुनावी समय आया है तो अमित शाह जी सबसे पहले मैदान में उतर गए हैं। जिस वक्त में देश पूछ रहा था, लोग पूछ रहे थे कि अमित शाह जी कहां हैं, उस समय अमित शाह जी तस्वीर से गायब नजर आते थे। लेकिन आज जब चुनाव का समय आया तो अमित शाह जी सबसे पहले बैटिंग करने के लिए उतर गए हैं। तो इसलिए आप तय कीजिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, चाहे वो नरेंद्र मोदी सरकार हो, चाहे बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो। आप तय कीजिए कि सरकार की प्राथमिकता है क्या। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जो पार्टी अपने आप को दावा करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी की हालत क्या हो गई है। भले ही वो 370 और राम मंदिर और एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगने के प्रयास कर रहे हो, लेकिन उनकी हालत क्या हो गई है उसकी बानगी एक आप देखिए। ट्विटर पर अमित शाह जी जब लाइव भाषण दे रहे थे, उनके भाषण को शुरुआत में सुनने वालों की संख्या थी 550। उसके बाद में बीच में 700 लोग उनसे जुड़े और जब उनका भाषण खत्म हुआ तो 300 लोग महज जो है वो ट्विटर पर नजर आए। उसके बाद में फेसबुक के बारे में बताते हैं आपको। फेसबुक पर शुरुआती दौर में 23,000 लोग थे, बीच में ये 15,000 घट करके रह गए और अंत में 14,000 लोग बचे। वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो बीजेपी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर शुरुआत में 16,000 लोग थे, बीच में 15,000 लोग और अंत में 14,000 लोग रह गए। करीबन 40,000 लोगों ने अमित शाह जी को लाइव सुना। तो यह हालत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की है, जिन्होंने 72,000 एलईडीज लगा दी। उसके बाद में पूरे प्रचार में ताकत झोंकने के बाद में 40,000 लोग तकरीबन ऐसे थे जो अमित शाह जी को लाइव सुन रहे थे। अब बताइए कि क्या ऐसी हालत हो गई है। और ये अभी भी जो है इसमें है कि 2/3 बहुमत से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोबारा से सरकार में लौटेंगे। और एक बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि पहले ही रैली में अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर यह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा होंगे। इससे पहले हमने देखा है कि नीतीश कुमार को फ्रंट फुट पे खिलाने के नाम पर, मुख्यमंत्री का फेस बनाने के नाम पर खींचतान बीजेपी में और जेडीयू में रही है। लेकिन अब जब बीजेपी ने हरियाणा का दौर देख लिया है और महाराष्ट्र का चुनाव देख लिया है, झारखंड का देख लिया है, तब बीजेपी को समझ में आ गया है कि सहयोगियों के बगैर उसकी बात राज्यों में बनने वाली नहीं है। इसीलिए सहयोगियों की कीमत समझते हुए पहली रैली में अमित शाह जी ने नीतीश कुमार के नाम पर टिक लगा दिया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जहां पर 370 के नाम पर अमित शाह जी ये सोच रहे हैं कि 2/3 बहुमत की सरकार बन जाएगी, तो आपको यह भी याद रखना होगा कि 370 के बाद में हरियाणा में और झारखंड में चुनाव हुए थे और किस तरह से हरियाणा में, झारखंड में उससे पहले हो गए थे, लेकिन हरियाणा में 370 के बाद में चुनाव हुए थे। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो फौज में जाते हैं, उन राज्यों में से एक है। 370 हटाने के बावजूद वहां पर बीजेपी की क्या हालत हुई थी वो हम सबने देखा है। सरकार भले ही उन्होंने चौटाला के परिवार के साथ में बना ली हो, लेकिन उनकी क्या हालत जो हुई थी वो हमने सबने देखा है। तो बहरहाल अभी भी समय है कि सरकार को ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े आंकड़े हैं और प्रचार तंत्र के माध्यम से जीत का जो सपना देखने की बातें हैं, उन सबको छोड़ करके जमीनी हालात पर गौर करना चाहिए। क्योंकि जमीन पर अभी भी कोरोना महामारी से आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी लड़ रहा है। उसको आपकी वर्चुअल रैली नजर नहीं आ रही है, उसको अपना घर, अपना परिवार टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जरूरत यह है कि बीजेपी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो अपने कार्यकर्ताओं की फौज को जमीन पर उतारे और लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश करें और उनको मदद दे। सरकार में भी आप हैं, सरकारी तौर पर जो मदद आप दे सकते हैं वो सरकारी तौर पर दें। लेकिन आप कहेंगे कि वर्चुअल रैली हम कर रहे हैं और ये चुनावी रैली नहीं है, ये कोरोना योद्धाओं के लिए है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक सब समझदार है, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक खुद तय कर सकती है कि आज के दिन में उसको क्या दिखाया जा रहा है और वास्तव में क्या है। और जिस तरह से हमने देखा है कि
बिहार के प्रवासी मजदूर जब अपने घरों को लौट रहे थे, सड़क पर जब वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो उनका गुस्सा भी हमने देखा है। तो ऐसे में बीजेपी और अमित शाह खुद भले ही दावे करें कि 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ में वो सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही अगर नवंबर में चुनाव हो भी जाए, लेकिन सबसे पहले आज के दिन में प्राथमिकता सरकार की, मीडिया की, आम जनता की, सबकी कोरोना से लड़ने की होनी चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव शायद बिहार में नवंबर में हो भी या उसके बाद में भी हो, लेकिन पहली प्राथमिकता कोरोना महामारी से लड़ना होना चाहिए, क्योंकि अगर जिंदगी बचेगी तभी आप जाकर के वोट कर पाएंगे। अब आप इसको किसी भी तरह से कहें, लेकिन जनता सब समझदार है, सब जानती है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।